हेलो एवरीवन। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशियंट हिस्ट्री के डिस्कशन में मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड टुडे चैप्टर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सेंट्रल एशियन इन्वेजन और उसका इम्पैक्ट। तो सेंट्रल एशिया का जब इन्वेजन शुरू हुआ पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, ठीक है, तो उसने कैसे हमारे समाज को, हमारे सोचने समझने, हमारे कला को, हमारे आर्ट आर्किटेक्चर, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कैसे इन सारे डायमेंशंस को उसने छुआ, उसने कैसे इम्पैक्ट किया, उन सारे पहलुओं पे आज के लेक्चर में हम नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं आइए सोशल चैनल। तो सबसे पहला कि जब सेंट्रल एशिया से हमारा कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, तो अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल एशिया, ये वाला जो रीजन है सेंट्रल एशिया वाला, ठीक है, दिस इज सेंट्रल एशियन रीजन। और यहीं से ये सारे इन्वेडर्स, चाहे अगर आप इंडो ग्रीक्स कह लीजिए या शकास कह लीजिए या आप पार्थियंस कह लें या कुशान्स कह लें, ये सारे इन्वेजन्स इन्हीं सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के इंडिया के ऊपर हुए थे। तो सबसे पहला कल्चरल इंटरमिंगलिंग, ठीक है। तो ये जो फॉरेन जो इन्वेडिंग ट्राइब्स थे, जब ये हिंदुस्तान में इन लोगों ने हमला किया, तो वो हिंदुस्तान से बाहर नहीं गए, वो एक हिंदुस्तान का ही हिस्सा बन के रह गए, ठीक है। अगर आप देखेंगे, एक इंडो बैक्टीरियन जो राजा थे, इंडो ग्रीक राजा, जिनका नाम था मिनेंदर, ये बाद में चल के बन गए मिलिंद, ठीक है। फिर अगर आप देखें, कुषाण राजा जिनका नाम है विम कार्डफेसिस, विम कार्डफेसिस, इनके बेटे का नाम हुआ कनिष्क, जो कि एक हिंदी नाम है, एक संस्कृत नाम है, ठीक है। तो सिर्फ नाम ही नहीं बदले, इन लोगों ने हिंदू धर्म को भी अपनाया, कुछ लोगों ने बुद्धिस्ट धर्म को अपनाया। तो पूरी तरीके से अगर आप देखें तो ये तो थे बाहरी, लेकिन जब ये हिंदुस्तान आए तो यहीं के होकर रह गए, ठीक है। और धीरे धीरे वो अपनी फॉरेन आइडेंटिटी को पूरी तरीके से खो दिया और हिंदुस्तान के ही एक किसी वर्ण में इनका एसिमिलेशन हो गया। बहुत सारे लोगों ने बुद्धिज्म अपनाया, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे लोगों ने हिंदुइज्म को भी अपनाया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो विम कार्डफेसिस और कुजला कार्डफेसिस, ये लोग शिव के भक्त थे। जो कनिष्क राजा थे, ये लोग शिव के भक्त थे। हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में देखा था। अब बात आती है कि इम्पैक्ट सेंट्रल एशिया का और कौन कौन से डायमेंशंस पे पड़ा। तो पहला है लार्ज स्केल यूज ऑफ कैवलरी। इससे पहले हिंदुस्तान में एलिफेंट्स का इस्तेमाल होता था, ठीक है। हाथियों को युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। अगर बेसिकली कैसे इस्तेमाल करते थे, कई बार क्या होता था कि हाथी को बहुत सारी शराब पिलाते थे, ओल्ड मॉन्क जैसी कोई सस्ती शराब पिलाते थे और हाथी को दुश्मन सेना के ऊपर छोड़ देते थे। अब वो बदमस्त हाथी जो है शराब पीकर पूरे दुश्मन सेना को रौंदते हुए चला जाता था, जिससे आधे दुश्मन जो उनकी जो पूरी आर्मी की फॉर्मेशन है, जो पूरी मिलिट्री फॉर्मेशन है, वो तितर बितर हो जाया करती थी, ठीक है। तो ये हो गया एलिफेंट का। तो एलिफेंट जब सेंट्रल एशियंस आए तो एलिफेंट की जगह पे हॉर्सेस का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। तो हॉर्सेस की पॉपुलैरिटी इंडिया में सेंट्रल एशियंस के आने के बाद युद्ध के क्षेत्र में इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। और यही पॉपुलैरिटी जब इस्लामिक इन्वेडर्स आएंगे हिंदुस्तान में, तो और ज़्यादा हॉर्सेस का जो यूज़ है, माउंटेड आर्चरी जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल बढ़ेगा। फिर दूसरा आता है यूज ऑफ सैडल एंड रेन। सैडल होता है बेसिकली, अगर आप देखें तो क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर, घोड़े के ऊपर जो बैठकर जिस पे बैठा जाता है उसको सैडल बोलते हैं, ठीक है। रेन बोलते हैं बेसिकली जो रस्सी से बंधा होता है। तो सैडल और रेन का भी इस्तेमाल जो है ये सेंट्रल एशियंस लेकर आए। रोप स्टिरअप, स्टिरअप जिस पे पैर फंसाते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि इमेजिन कीजिए कि दिस इज, बहुत ही गंदी ड्राइंग है मेरी, ठीक है। दिस इज सपोज, दिस इज योर हॉर्स, ठीक है, दिस इज योर हॉर्स। तो अगर आप जब बैठते हैं तो ये वाला जो हिस्सा होता है, दिस इज, ठीक है, सपोज दिस इज सैडल जिसके ऊपर इंसान बैठता है और जिस पे पैर फंसाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टिरअप। तो ये स्टिरअप का इस्तेमाल भी जो है सेंट्रल एशियंस हिंदुस्तान में लेकर आए। फिर टर्बन, ट्यूनिक और ट्राउजर्स। टर्बन यानी पगड़ी, ट्यूनिक और ट्राउजर्स यानी कि पहनने वाले अलग अलग कपड़े, ये भी जो है
सेंट्रल एशियंस हिंदुस्तान में लेकर आए। फिर लॉन्ग कोट का इस्तेमाल भी सेंट्रल एशियंस ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, और यही लॉन्ग कोट आगे चल के बनती है शेरवानी। ठीक है, शेरवानी बनती है। फिर कैप, हेलमेट और बूट्स, ये भी सेंट्रल एशियन हिंदुस्तान में लेकर आए। तो ये इनके अलग अलग कंट्रीब्यूशन है इंडिया के कल्चर में, इंडिया के पहनावे में, युद्ध के क्षेत्र में, अलग अलग डायमेंशंस में। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स पे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कुशान्स का जो है कंट्रोल था सिल्क रूट के ऊपर, और जिससे उनको मिलता था रिच ट्रांजिट टैक्स। तो बेसिकली अगर आप देखो तो जो कुशान एम्पायर थी, कुशान एम्पायर यहाँ ऐसे फैली हुई थी, दिस वाज द कुशान एम्पायर। और जो सिल्क रूट था यहीं से होते हुए, ठीक है, या चाइना से होते हुए, कुशान एम्पायर से क्रॉस होते हुए यूरोप की तरफ जाता था। और इन व्यापारियों को अपने क्षेत्र से गुजरने देने के लिए दीज कुशान रूलर्स यूज टू कलेक्ट टोल टैक्स। टोल टैक्स कह लीजिए एक तरीके से। और यही टोल टैक्स काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव था, और इसी टोल टैक्स के पैसे से कुशान्स ने अपने एम्पायर को इतना ज्यादा रिच बना रखा था। तो अगर आप देखेंगे, कुशान्स वेर द फर्स्ट रूलर्स टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। ठीक है, इंडो ग्रीक्स तो चलो ठीक है, कह सकते हैं इंडो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन कुशान वो टेक्निक इंडो ग्रीक्स लेकर आए थे गोल्ड कॉइन की। ठीक है, द गोल्ड कॉइन टेक्निक, मोल्डेड कॉइन की टेक्निक ग्रीक्स लेकर आए, लेकिन इंडिया में गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस करने का अगर हम अगर क्रेडिट देखें या श्रेय देखें तो वो कुशान्स को जाता है। और ये सोना कुशान्स के पास आया कहां से? ये सोना आया सिल्क ट्रेडर से, जो ये लोग टोल टैक्स या ट्रांजिट टैक्स जो वसूलते थे उससे। और इसी सोने से कुशान राजाओं ने गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को भी पैटर्नाइज किया। गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्या है वो हम आगे इसी लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो कुशान्स वेर द फर्स्ट टू यूज गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, जैसा कि हमने देखा। फिर पॉलिटी पे देखते हैं क्या इंपैक्ट होता है। तो सत्रप सिस्टम लेकर आए शकाज। सत्रप सिस्टम क्या था? जैसे मान लो कि ये राजा है, ठीक है, ये राजा है और ये उसकी किंगडम है, उसका साम्राज्य है। अब इस साम्राज्य को अब राजा अकेले तो गवर्न नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम पर ट्रेनों, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के जो साधन थे वो उतने ज्यादा डेवलप नहीं थे। तो इट वाज नॉट वेरी इजी फॉर अ किंग टू रूल ओवर अ वास्ट टेरिटरी। ठीक है, दैट्स वाई राजा क्या करता था कि अपने बड़े साम्राज्य को छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर देता था, और हर प्रोविंस को का एक हेड बनाता था, जो है जिसको हम गवर्नर कह सकते हैं, प्रोविंशियल हेड, गवर्नर। और जनरली ये गवर्नर कौन होते थे? तो ये मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे। ठीक है, मिलिट्री कमांडर्स। तो कहने का मतलब है कि जो भी सेना में ऊंचे पोजीशंस पे मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे, उनको किसी प्रोविंस का गवर्नर भी बनाया जाएगा। एक एक तरीके से अतिरिक्त भार, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल बी एलोकेटेड। ठीक है, एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, उसको कहा गया है सत्रप सिस्टम। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सत्रप सिस्टम ऑफ द शकाज। सत्रप सिस्टम वाज अ काइंड ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप। ठीक है, कभी सवाल आए एग्जाम में तो आप बोलेंगे इट वाज अ काइंड ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप। ठीक है, मिलिट्री गवर्नरशिप यानी कि मिलिट्री ऑफिसर को एक किसी प्रोविंस का गवर्नर बना दिया जाएगा। अब वही सेम सत्रप सिस्टम को स्ट्रैटेगोस सिस्टम कहा जाता है, जो कि ग्रीक्स लेकर आए इंडिया में। ठीक है, दोनों में कोई फंक्शनिंग में और किसी भी पहलू में कोई भी डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस लाइज इन इन द